नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। वो हिस्सा जो ना सिर्फ एग्जाम्स मतलब यूपीएससी और दूसरी सरकारी परीक्षा। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको मौलिक अधिकार के पूरे सार समझाए गए हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ऑडियो के फॉर्म में रिवाइज कराने के लिए सभी जीएस के सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। आप इसे लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। परीक्षाओं के लिए जरूरी है, बल्कि हर भारतीय को पता होना चाहिए। आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हैं ना, मौलिक अधिकार। एग्जैक्टली, मौलिक अधिकार ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। और इनकी प्रेरणा वो ली गई है यूएसए के संविधान से, उनके बिल ऑफ राइट्स से। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि हमारे संविधान में ये अधिकार कहीं ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब काफी विस्तार से दिए गए हैं। सही है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये सरकार की शक्ति पर एक तरह से लगाम लगाते हैं ना, जैसे उस पुराने दस्तावेज ने राजा की शक्ति पर लगाई थी। बिल्कुल। इनका मकसद ही यही है, राजनीतिक लोकतंत्र जिसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको बढ़ावा देना और देश में तानाशाही ऑथोरिटेरियन रूल को रोकना। मतलब सरकार की मनमानी पर रोक और विधायिका के आर्बिट्रेरी कानूनों पर भी। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये कानून का शासन स्थापित करते हैं, ना कि व्यक्तियों का शासन। रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। और इन्हें मौलिक मतलब फंडामेंटल क्यों कहते हैं? इसमें क्या खास बात है? मौलिक इसलिए क्योंकि पहली बात, ये संविधान द्वारा गारंटीड हैं, सुरक्षित हैं, और दूसरी ये व्यक्ति के चौतरफा विकास के लिए, मतलब मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में कितने अधिकार थे? 7 थे शायद। हाँ, शुरू में 7 थे, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। 1978। हाँ। उससे राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है? नहीं, अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट, आर्टिकल 300A के तहत आता है। ओके, तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे। हाँ, 6। पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से 18, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। शोषण के विरुद्ध, ओके। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28। राइट। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 और 30। और आखिरी वाला? और छठा, सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब जरा इनकी कुछ खासियतों मतलब फीचर्स को समझते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। जरूर। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, ये अधिकार मिलते किसको हैं? क्या सिर्फ भारतीय नागरिकों को, सिटीजन्स को? अच्छा सवाल है। यही पहली खासियत आती है अवेलेबिलिटी की। देखिए, कुछ अधिकार तो हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे कौन से वाले? जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। ओके। लेकिन ज्यादातर अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, मतलब नागरिक हों, विदेशी हों, या फिर लीगल पर्सन्स जैसे कंपनी या कॉरपोरेशन। अच्छा, तो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं कुछ अधिकार? बिल्कुल। जैसे आर्टिकल 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सबको मिलते हैं। ये फर्क याद रखना जरूरी है एग्जाम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और क्या ये अधिकार मतलब एब्सोल्यूट हैं? क्या सरकार इन पर कभी कोई रोक नहीं लगा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड, इसका क्या मतलब हुआ? क्वालिफाइड मतलब कि स्टेट यानी राज्य इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अच्छा, रोक लग सकती है, किन ग्राउंड्स पर? जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों से संबंध, इन सब आधारों पर। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं, ये कौन तय करेगा? सरकार? नहीं, यही तो जुडिशरी का रोल आता है। अदालतें तय करती हैं कि प्रतिबंध रीजनेबल हैं या नहीं। तो एक तरह से ये व्यक्ति के अधिकारों और समाज के बड़े हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला पॉइंट तो बहुत क्रूशियल है। और ये अधिकार किसके खिलाफ मिलते हैं? क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ? प्राइमरीली हाँ, मुख्य रूप से ये स्टेट की मनमानी कार्रवाई, आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ हैं। इसीलिए आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा इतनी वाइड रखी गई है। हाँ,
स्टेट की परिभाषा पे आएंगे अभी। पर कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। अच्छा, जैसे? जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, या आर्टिकल 15(2) जो कहता है कि दुकानों, होटलों वगैरह में घुसने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ये प्राइवेट लोगों पर भी लागू होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो मतलब अगर स्टेट या कुछ मामलों में प्राइवेट लोग भी इन अधिकारों को वायलेट करें तो हम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल, यही इनकी अगली खासियत आती है। ये जस्टिशियबल हैं, न्यायोचित। जस्टिशियबल मतलब कोर्ट में ले जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल, या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। क्या संसद इन अधिकारों को बदल सकती है या कम कर सकती है? हाँ, संसद इन्हें बदल सकती है, कम कर सकती है या खत्म भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, किसी साधारण कानून, ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं। अच्छा, संविधान संशोधन से ही। और दूसरा, ये बदलाव संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये केशवानंदा भारती केस 1973 का लैंडमार्क जजमेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ, ये तो बहुत ही फंडामेंटल है। और इमरजेंसी के दौरान क्या होता है इन अधिकारों का? क्या वो सस्पेंड हो जाते हैं? हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी पेच हैं। क्या? आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराधों के लिए सजा से संरक्षण और जीने का अधिकार, इन्हें कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हमेशा लागू रहते हैं। ये बहुत जरूरी है याद रखना, 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। बिल्कुल। और जो आर्टिकल 19 वाले 6 अधिकार हैं, जैसे बोलने की आजादी वगैरह, हाँ, वो सिर्फ तब सस्पेंड होते हैं जब इमरजेंसी बाहरी आक्रमण या युद्ध, एक्सटर्नल इमरजेंसी के आधार पर लगी हो। अगर इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह, इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। ये 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अच्छा, ये भी एक बारीक पॉइंट है। आपने कई बार स्टेट शब्द का जिक्र किया। फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर स्टेट के खिलाफ हैं, तो आर्टिकल 12 में इस स्टेट की परिभाषा क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। आर्टिकल 12 पार्ट 3 के पर्पसेस के लिए स्टेट को बहुत वाइड तरीके से डिफाइन करता है। इसमें कौन कौन शामिल है? कौन कौन? भारत सरकार और संसद, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है। सभी राज्य सरकारें और विधानमंडल, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके। सभी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज, जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह। और अन्य सभी प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या नॉन स्टैट्यूटरी, जैसे LIC, ONGC, सेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, यूनिवर्सिटीज वगैरह। अरे वाह, मतलब परिभाषा काफी व्यापक है। हाँ, बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई प्राइवेट बॉडी या एजेंसी भी अगर सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट मानी जाएगी। अच्छा, क्यों रखी गई है इतनी व्यापक परिभाषा? ताकि स्टेट की कोई भी एजेंसी, चाहे वो किसी भी रूप में काम कर रही हो, वो मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर ना रह पाए। इन सभी के एक्शंस को फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। समझ गई। तो संक्षेप में मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की नींव है। ये व्यक्तियों को सुरक्षा देते हैं और स्टेट की शक्ति को सीमित करते हैं, उसे अकाउंटेबल बनाते हैं। बिल्कुल सही। और ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन मनमाना ना हो। एग्जाम्स के लिए तो इनकी बारीकियों को समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। आर्टिकल्स, एक्सेप्शन, सब कुछ एकदम। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, हमने बात की कि ये अधिकार क्वालिफाइड हैं, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है व्यक्तिगत आजादी और समाज की जरूरतों के बीच, ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? रोजमर्रा की स्थितियों में ये संतुलन कैसे बनता या बिगड़ता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जरूरतें, इस पर विचार करना चाहिए। जरूर।